अध्याय 74 युवा मन। सौभाग्य से इसी समय राघव कहा, बहू आप वापस जा सकती हैं। रास्ते में धीरे चलना और घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करना याद रखना। इतना कहकर राघव ने पलकें झपकाईं। समझ गई। ललिता वर्मा झट से मुड़कर भाग गई। उसे डर था कि अगर वह थोड़ी देर और रुकी तो उसका चेहरा इतना लाल हो जाएगा कि वह किसी को देख भी नहीं पाएगी। क्या मेरी भाभी का न जाना ठीक है? अभिषेक ने गहरी आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, शायद उनके पास और भी काम हो। वैसे भी यहाँ और भी सुंदरियाँ हैं क्या? राघव मुस्कुराया और रमेश और बाकी लोगों पर नजर डाली। रमेश और बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वे खुशी से झूम उठे और उन सभी को घूरने लगे। वे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने पहले सोचा था कि आपस में बातचीत कैसे शुरू करें, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब उन्हें आखिरकार मौका मिल गया है। अचानक एक एक करके पानी के सांपों की तरह सब लोग दौड़ पड़े। ये दृश्य देखकर राकेश भी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो अभिषेक भाई, मैं तुम्हारा जरूर मनोरंजन करूंगा। सच कहूं तो वह अभी राघव की पहचान का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन वह जानता है कि दूसरा पक्ष जरूर एक खतरनाक इंसान है। उसे अब दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी, वरना वह मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि राघव ने दूसरे पक्ष की बात सुनकर व्यंग्य किया, हमारा ख्याल रखोगे? नहीं, क्या तुमने घमंड से यह नहीं कहा था कि तुम मुझे मछली को खिलाने के लिए बाहर फेंक दोगे? ये सुनकर राकेश का चेहरा जम गया और उसके दिल में डर बैठ गया। अगले ही पल अभिषेक का चेहरा उतर गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया भाई का अपमान करने की? नहीं, हिम्मत नहीं। राकेश डर से कांप उठा। हालांकि राघव ने ताना मारते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा अपमान ही नहीं है, वह मेरी प्रेमिका को भी लूटना चाहता है। अगर तुम नहीं आते तो मुझे डर है कि वह अब तक शुरू कर चुका होता। और क्या? और क्या? ये सुनकर अभिषेक तुरंत गुस्से में आ गया। उसने मेज पर हाथ पटका और ठंडे लहजे में कहा, राकेश मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। भाई सिंघानिया की औरत को भी छूने की हिम्मत? मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सच कहूं तो वह सचमुच बहुत गुस्से में था। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि वह अब जमुना पार में है, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो हर तरह से फायदा उठाता है, लेकिन राघव के सामने उसकी पहचान और ताकत कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर राघव ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो मुझे डर है कि वह आज इस मुकाम पर नहीं होता। इसलिए वह राघव का दिल से सम्मान करता था। लेकिन अब क्या ऐसे लोग भी हैं जो आंखें नहीं खोलते, राघव को उकसाने की हिम्मत करते हैं और यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की प्रेमिका को पीटने की भी हिम्मत करते हैं? ये देखकर अभिषेक का गुस्सा सचमुच असहनीय हो गया। अभिषेक को गुस्सा होते देख राकेश लगभग रो पड़ा। वह धड़ाम से जमीन पर घुटने टेक कर राघव के सामने झुक गया। भाई सिंघानिया, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। ये कहते हुए उसने खुद को 2 थप्पड़ मारे और राघव की जांघ पकड़ ली। भाई मुझे बस एक फौज समझकर छोड़ दो, कृपया इस बार मुझे माफ़ कर दो। ये दृश्य देखकर आसपास के अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग गंभीर हो गए, जबकि रमेश और अन्य बहनें स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा घमंडी रहने वाला राकेश इस तरह से शांत हो जाएगा। इस समय वे राघव को देख रही थीं, उनकी आंखों में चमक थी और वे एक दूसरे को गले लगाना चाहती थीं। एक बड़ा आदमी तो बेमिसाल बड़ा आदमी ही होगा, थोड़ी देर में एक दूसरे को जरूर संतुष्ट करेंगे। रमेश और कई अन्य बहनों ने मन ही मन यही सोचा। उन्होंने कसम खाई कि वे थोड़ी देर में राघव को जरूर संतुष्ट करेंगी। सच में मजाक कर रहे हो? तुमने अभी अभी तो ऐसा नहीं कहा। राघव ने सिर झुकाकर व्यंग्य किया। इतने घमंडी को तो अच्छे से सबक लेना चाहिए, वरना सामने वाला सच में सोचेगा कि उसे धमकाना आसान है। राकेश ने देखा कि राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, तो उसने फिर से अभिषेक की तरफ देखा और जल्दी से बोला, भाई सिंह मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे पहले भाई सिंघानिया की पहचान नहीं पता थी, वरना मैं इतनी हिम्मत नहीं दिखाता। लेकिन राकेश जल्द ही निराश हो गया क्योंकि अभिषेक ने ठंडे लहजे में कहा, मैं इस मामले को नहीं देखूंगा, इससे कैसे निपटना है ये भाई सिंघानिया का काम है। मुझे ठीक लगा। राघव ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर राकेश की तरफ देखकर हल्के से कहा, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुमने जो पहले कहा उससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। देखो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे? ये सुनकर आसपास खड़े रमेश और अन्य लोगों के होंठों के कोने फड़क उठे। युवा दिमाग? क्या सच में युवा दिमाग है? कई लोगों ने आंखें घुमाईं, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब राकेश ने यह सुना तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह जानता था कि इस मामले का कोई हल निकलेगा और दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से कुछ मुआवजा चाहता है। इसलिए उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और जल्दी से उसे दे दिया। भाई सिंघानिया, यह मेरी ओर से एक भेंट है। इसमें 70 रुपये हैं। हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसे पहले इस्तेमाल कर लें और जब पैसा खत्म हो जाए तो मुझे बता देना।
सिर्फ 70? कितना? राघव ने आंखें सिकुड़ी लेकिन फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं पहले पैसा ले लेता हूँ। दूसरे पक्ष को इसे स्वीकार करते देख राकेश ने राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। उसने दांत पीसते हुए एक कार्ड निकाला और उसे फिर से दे दिया। ये कैटल हार्वे का गोल्डन वीआईपी कार्ड है। आखिरकार मुझे मिल गया और अब मैं इसे भाई सिंघानिया को दे रहा हूँ। स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून नाइट। ये सुनकर सिंघानिया मुस्कुराया, बुरा नहीं, ये तो अच्छी बात है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कार्ड ले लिया। ठीक है, उठो, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगली बार मुझसे मिलना मत, वरना तुम्हें इतनी आसानी से छूट नहीं मिलेगी। भाई सिंघानिया ने मुझे सिखाया है। राकेश ने चावल चुगते मुर्गे की तरह जल्दी से सिर हिलाया। बगल में अभिषेक मुस्कुराया और बोला, भाई सिंघानिया, चून की बात सुलझ गई है, चलिए किसी बार में चलते हैं। ठीक है, चलिए स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून नाइट चलते हैं। इसके बाद समूह होटल से निकला और कैटल हार्वे की ओर चल पड़ा। इस दौरान रमेश और बाकी लोग राघव को देखते हुए चमक उठे। उन्होंने पाया कि कबीर की तुलना में राघव सचमुच एक देवता थे। उनकी लोकप्रियता देखिए, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता देखिए, यहाँ तक कि मशहूर भाई सिंह भी स्वेच्छा से उनके अधीन हो गए। इसके अलावा राघव का रूप रंग भी बेहद आकर्षक था। उन्हें पहले क्यों नहीं पता चला? अब वे एक दूसरे की बाहों में गिरने के लिए बेताब थे। छोटी उम्र की बात तो छोड़िए, वे 8वीं और 9वीं उम्र की भी बनने को तैयार थे। स्प्रिंग रिवर फ्लावर मून नाइट जमुना पार का सबसे मशहूर मनोरंजन स्थल है। लोगों का एक समूह गाड़ी चलाकर जल्दी से यहाँ पहुंचा। फिर राघव और बाकी लोग गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए। तभी अभिषेक ने अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़े कबीर से कहा, अंदर मत जाओ, बाहर ही इंतजार करो। अगर मैंने भाई सिंघानिया को फिर से नाराज किया तो मैं तुम्हें इस बार नहीं बचा पाऊंगा। ये सुनकर कबीर भी कांप उठा। असल में वह अंदर जाना तो चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह दूसरे पक्ष को सच में नाराज न कर दे, इसलिए वह मान गया। चिंता मत करो भाई सिंह, अंदर जाओ और मजे करो। मैं बाहर देख रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अभिषेक ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अध्याय 75 आप मेरे आदर्श हैं। इसके बाद राघव और उनके साथी अंदर गए। भाई सिंघानिया, मैं आपकी सेवा करूंगी। जैसे ही वे निजी कमरे में दाखिल हुए, यशिका कपूर और कई अन्य बहनें तुरंत राघव के पास आ गईं और उनकी बाहों में समा गईं। इसके अलावा अभिषेक ने इस वसंत नदी पुष्प चंद्र रात्रि में कुछ सुंदरियों को बातचीत के लिए बुलाया था। कुछ देर के लिए पूरा निजी कमरा बहुत जीवंत हो उठा। अभिषेक मजाक करते हुए राघव से अपने साथ आए लोगों का परिचय करा रहे थे। ये युवक प्रतिष्ठित थे और राकेश से भी अधिक धनी थे। इन दोनों धनी लोगों ने भी राघव को बधाई दी और बारी बारी से चिल्लाते हुए कहा, भाई सिंघानिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भविष्य में अपने भाइयों की और भी रक्षा करनी होगी। कहना आसान है, कहना आसान है। राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इन कुछ लोगों का रवैया अच्छा था, कम से कम राकेश जितना घमंडी तो नहीं था। इस समय बगल में खड़ी यशिका ने भी शराब का गिलास उठाया, राघव की बाहों में सिमट गई और जल्दी से बोली, भाई सिंघानिया, मैं भी आपको टोस्ट करती हूँ। ये कहते हुए उसका शरीर मरोड़ रहा था। मैं जा रही हूँ। कितनी शैतान हो। राघव ने ठंडी सांस ली, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह इस समय अपेक्षाकृत शांत था। सामान्य लोगों की नज़र में भी उसे बेहद शांत कहा जा सकता है। हालांकि उसके हाथ खाली नहीं थे, क्योंकि वह सस्ता है, इसलिए वह फालतू काम नहीं करता। साथ ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे किस बात के लिए सम्मान देती हो? ज़रूर, मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या उन्होंने पहले तुम्हें गलत नहीं समझा था और अब वे तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं? बेशक, अगर तुम दूसरों को सज़ा देना चाहती हो तो वे इसे पहचान लेंगे। आज रात तुम जो चाहो कर सकती हो। यशिका ने अपने होंठ काट लिए। तुम सच में एक छोटी शैतान हो। राघव हंसा और फिर उसके हाथों में फिर से ताकत आ गई। यशिका का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गई, क्योंकि राघव ने सीधे अपना हाथ पीछे खींच लिया और शांत भाव से कहा, इस मामले में तुम्हें अकेले टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। राघव के इस बदलते हुए व्यवहार को देखकर यशिका बेहद हैरान थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने यहाँ दोबारा पोस्ट किया। लेकिन राघव चाहे जो भी करे, वह शांत ही रहा और ज़रा भी विचलित नहीं हुआ। इसके विपरीत राघव, टीना चौहान और अन्य लोग बातें करते और हंसते रहे। जल्द ही 3 बोतल सफ़ेद शराब खत्म हो गई और सभी के चेहरे थोड़े उलझन भरे थे। राघव की आंखें अभी भी साफ थीं, मानो उस पर कोई असर ही न हुआ हो। भाई सिंघानिया, आप तो पीने में वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, हम सब मर रहे हैं और तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है। लगता है इंसान इंसानों से भी ज़्यादा पागल हो गया है। कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग हंसे। राघव ने हल्के से कहा, अगर दिल में नशा नहीं होगा तो इंसान भी नशे में नहीं होंगे। अगर तुम नशे में नहीं होगे तो इंसान भी नशे में नहीं होंगे।
अभिषेक हंसा, भाई सिंघानिया का स्तर वाकई बहुत ऊंचा है। हाँ, मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ और मैं उस स्तर तक पहुँच ही नहीं सकता। कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों ने भी यही कहा। लेकिन हम अभी एक ड्रिंक पीकर नशे में हो सकते हैं और चांद को फूलों के बिना मत रहने दो। फूल तो तय किए जा सकते हैं और बसंत की रात हजारों डॉलर की होती है। कई लोग बड़बड़ा रहे थे और साफ था कि वे अपना होश खो बैठे थे। राघव ने भी समय देखा, लगभग आज का दिन हो गया है, चलो वापस चलते हैं। अभिषेक भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह अभी भी होश में था। वह जल्दी से उठा और राघव और दूसरों को लेकर चला गया। कुछ लोग बातें करते हंसते हंसते एक दूसरे को गले लगाते हुए बाहर चले गए। यशिका और कुछ अन्य बहनें उनके साथ थीं। वे मन ही मन सोच रही थीं कि शायद राघव उन्हें कुछ देर में किसी विला में ले जाएगा। बाहर आलीशान गाड़ियां खड़ी थीं। कई अमीर लोगों ने लड़कियों को गोद में उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। अभिषेक ने कहा, भाई सिंघानिया, मुझे आपको वापस ले जाने दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? राघव मुस्कुराया और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दूर से एक लाल पोश कार आए और उसके बगल में आकर रुक गई। पोश इतनी तेज चल रही थी कि सड़क के किनारे खड़े कई लोगों पर पानी के छींटे पड़ गए। मैं जा रहा हूँ, मैं कैसे गाड़ी चला सकता हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं। कई अमीर लोग गुस्से में थे। वे देखना चाहते थे कि कौन इतना अंधा है, उन पर पानी उछालने की हिम्मत कैसे करता है। लेकिन अगले ही पल वे दंग रह गए और उनके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। सामने वाली लाल पोश की खिड़की नीचे हुई और एक नाजुक और खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। उनमें से कुछ ने इस चेहरे को साक्षात देखा था, कुछ ने अखबारों में और कुछ ने टीवी पर। लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी एक दूसरे को जानते थे। चाहत राजवर्धन, शिखर कंपनी की अध्यक्ष, एक बेहद मशहूर महिला। उनका इतिहास तो उनके परिवार से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। इसलिए जब कई लोगों ने एक दूसरे को देखा तो वे पल भर में अपना आपा खो बैठे, लेकिन इसके बजाय मुस्कुरा उठे। मैं कौन हूँ? और मैं तो अध्यक्ष राजवर्धन हूँ। नमस्कार चाहत बहन, आपके पास समय होते हुए भी आप यहाँ क्यों आए हैं? अभिषेक और अन्य लोगों ने जल्दी से मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन चाहत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वह सीधे राघव को घूर रही थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, अरे बदमाश, तुम यहाँ आए हो। मानो या न मानो, मैं घर जाकर तुम्हें रिमोट कंट्रोल पर घुटने टेकने को कहूंगी। भीड़, ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे कुछ गड़बड़ है और फिर सबने चाहत की तरफ देखा। कितना समय हो गया है, क्या तुम्हें घर जाना आता है? चाहत ने दांत पीसते हुए फिर पूछा। घर जाना? सब और भी चौंक गए। क्या तुम दोनों का आपस में कुछ लेना देना है? राघव ने जल्दी से सिर हिलाया। पत्नी, गुस्सा मत करो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं इस बार कुछ दोस्तों से मिली थी और थोड़ी सी पी ली थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो उनसे पूछ लो, उनमें से कुछ मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं। पत्नी, जब अभिषेक और बाकी लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। आखिर क्या हो रहा है? चाहत कब से दूसरे पक्ष की पत्नी बन गई? और तो और, क्या राघव की पहले कोई पत्नी नहीं थी? ये सुनकर चाहत शर्म से लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, तुम्हारी पत्नी कौन है? अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। यहाँ से मत जाओ, मेरे साथ घर चलो। आज्ञा मानो, राघव मुस्कुराते हुए बोला, फिर पोश में बैठकर अभिषेक और बाकी लोगों को अलविदा कहा। अभिषेक और बाकी लोग चौंक गए, फिर होश में आए। भाई सिंघानिया से यही उम्मीद थी, वह वाकई ताकतवर हैं। लगता है कि वह और मशहूर चू यू एक ही स्तर पर हैं। इस तरह का कौशल वाकई कमाल का है, मेरा भाई कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएगा। कुछ अमीर खानदानी लोग भी चिल्ला रहे थे, भाई चेन, आपने ये कैसे किया? हाँ, ये तो कमाल है। भाई सिंघानिया, हम ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं, आप मुझे जरूर सिखाएं। वे ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गले लगाना तो उनका सपना था। और तो और, वे दोनों बेहद खूबसूरत थीं। ये तो हर आदमी का सपना होता है। यशिका और बाकी बहनें दंग रह गईं। चाहत को देखकर उन्हें जलन और शर्मिंदगी महसूस हुई। चाहत इतनी खूबसूरत है कि वे दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। हैरानी की बात नहीं, राघव का उनके लिए पहले कोई महत्व नहीं था, इसीलिए उसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड है। और उसके साथ ललिता भी है, तो ये दो खूबसूरत गर्लफ्रेंड। ये सोचकर उन्हें रोने का मन कर रहा था। काश उनके माता पिता ने उन्हें भी इतनी खूबसूरत बेटियां दी होतीं। अध्याय 76, एक व्यक्ति का आत्मसाधना। भाई सिंह, ये भाई सिंघानिया किस तरह का शख्स है, इतना शक्तिशाली? कई अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों ने पूछा। हाँ, चाहत जैसी श्रेष्ठ महिला भी उसे पा सकती है। वह निश्चित रूप से मेरी पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। और उसकी छोटी बालों वाली पूर्व प्रेमिका भी बहुत आकर्षक है और वह बेहद खूबसूरत दिखती है। अभिषेक के चेहरे पर भी ईर्ष्या का भाव था, लेकिन उसने फिर भी कहा, तुम लोग यह नहीं समझते, भाई सिंघानिया एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है जिसे तुम समझ सको।
जहां तक उसकी पहचान की बात है, पूछताछ मत करो, जितना कम जानो उतना अच्छा है। ये सुनकर कई लोगों ने गहरी सांस ली, और भाई सिंह को ऐसा कहते सुनकर दूसरे पक्ष की पहचान वाकई डरावनी है, ये सोचकर वे सभी खुश हो गए। सौभाग्य से वे राकेश जितने अहंकारी और घमंडी नहीं हैं, कम से कम अभी तक उनके राघव के साथ अच्छे संबंध हैं। अब वे काफी सहज महसूस कर रहे हैं और केवल पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभिषेक ने अपना सिर घुमाया, राघव की महिलाओं को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि तुम लोग अनजान होने का नाटक करो, इसे बाहर मत फैलाओ, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत देना। अभिषेक का चेहरा देखकर यशिका और अन्य लोगों ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। वे अभिषेक को उकसाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, आज जो हुआ उसके बारे में बात करने की तो बात ही छोड़ो। दूसरी ओर राघव लालपोश में बैठा था, जो थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने देखा कि चाहत असामान्य रूप से चुप थी, लेकिन उसका ठंडा चेहरा उसे थोड़ा डरा रहा था। ये छोटी लड़की, क्या वह पहले गुस्से में नहीं थी? अब क्यों नहीं बोल रही? क्या वह कोई बड़ी चाल चल रही है? राघव मन ही मन बड़बड़ाया, सच कहूं तो उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से कहा, क्या पत्नी, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? उदास मत हो, उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। चाहत भावहीन थी और उसने राघव को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने आगे कहा, चूंकि तुम हंसना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मुस्कुरा दूं। ये कहते हुए राघव ने अपना सिर आगे बढ़ाया और एक खिलखिलाती मुस्कान दिखाए। कमीने, मुझे मरने दो। दूसरे को झुकते हुए देखकर चाहत को उसकी गर्म सांस महसूस हुई, उसका चेहरा लाल हो गया और वह घबरा गई और राघव को धक्का दे दिया। ही पत्नी, आखिरकार बोल ही दिया, तुमने मुझे डरा दिया। राघव डरा हुआ लग रहा था और चाहत ने ठंडी आवाज में कहा, बेफिक्र मत रहो, अभी गाड़ी चला रही हो, तुम्हारे लिए ध्यान रखना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, घर पहुंचकर देखूंगी कि कैसे ध्यान रखती हूं। चलो भी। उसने ठंडे लहजे में राघव को घूरा। राघव ने कंधे उचका दिए, ऐसा लग रहा था कि सामने वाला सचमुच गुस्से में था। ठीक है, मैं घर जाकर देख लेता हूं कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। अब वह सोच रहा था कि चाहत के अगले सवाल का जवाब कैसे दे। दौड़ते दौड़ते दोनों विला लौट आए और फिर चाहत राघव को खींचकर लिविंग रूम में ले गई। बोलो। चाहत एक न्यायाधीश की तरह सोफे पर बाहें फैलाकर बैठ गई। क्या कहूं? राघव ने अपना सिर खुजाया, फिर सोफे पर झुक गया, एलान के पैर ऊपर उठाए और उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे मुस्कुराने का नाटक मत करो। सच बताओ और मुझ पर रहम करो। बताओ, तुम इतने समय से क्या कर रहे थे? कल रात वापस क्यों नहीं आए? कहीं गए थे क्या? अगर झूठ बोलना है तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत दो। इतना कहकर चाहत ने अपनी हथेली से कैंची का इशारा किया। मैं जाती हूँ। ये देखकर राघव को अचानक ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, तुमने भी देखा होगा, मैं अभिषेक के कुछ खास लोगों को जानता हूँ। हम कल मिले थे, फिर हमने साथ में बैठकर बातें की और जिंदगी के बारे में चर्चा की। तुम तो जोश में आ जाते हो, समय का ध्यान ही नहीं रखते। अरे माफ करना, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पहले से बता दूंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? चाहत ने गुस्से से आंखें घुमाई। तुम इतने गंदे हो, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, जिंदगी के बारे में चर्चा? तो फिर इतनी कम कपड़ों में इतनी सारी महिलाओं की क्या जरूरत है? पहली नज़र में तो ये ठीक नहीं लगता। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा। पत्नी, अगर तुम ऐसा कहोगी तो तुमने मेरा अपमान किया है। राघव ने जल्दी से कहा, हाँ, कल जब वे मिले थे तो उन्हें कुछ खूबसूरत महिलाएं मिलीं और वे उनके साथ अच्छा समय बिताना चाहते थे। लेकिन मैंने उन सभी को साफ मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरी एक पत्नी है और मेरी पत्नी बहुत काबिल है और सीईओ है। इतना ही नहीं, वे लोग बेहद खूबसूरत और आकर्षक हैं और वे उन महिलाओं से 100 गुना बेहतर हैं जिन्हें उन्होंने बुलाया था। तो वे महिलाएं मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं आ सकतीं। नाक सिकोड़ते हुए दूसरे पक्ष की अपनी तारीफ सुनकर चाहत ने हल्की सी नाक सिकोड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। इसलिए उसने आगे कहा, इतना ही नहीं, मैंने न केवल मना किया बल्कि उन्हें सख्ती से समझाया भी। मनुष्य के आत्म साधना से शुरू करके मैं उन्हें जीवन का सत्य सिखाती हूँ और उन्हें सही राह दिखाती हूँ। अपने दिल की इच्छाओं को त्याग दो और तुरंत बुद्ध बन जाओ। पूरी रात शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये सब लोग जाग उठे। अब तो ये सच में भिक्षुओं से भी ज्यादा भिक्षु लग रहे हैं। पत्नी, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। इतना कहते हुए राघव ने शरारती अंदाज में पलकें झपकाईं। चाहत भी गुस्से से भर उठी, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी ऐसा कह सकता है। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? बस यही बोलो, मैं सुन सकता हूँ। अगर तुम इधर आओगे तो आओगे, इतनी बकवास क्यों? चाहत घूरती रही और राघव का गुस्सा फूट पड़ा। वह चलकर सोफे पर बैठ गया। क्यों इतनी दूर मुझसे? क्या मैं तुम्हें खा जाऊं? पास आओ, मुझे खा जाऊं, पास आओ।
ये सुनकर राघव दंग रह गया और फिर उसने मन ही मन सोचा, नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहती है ना। बिल्कुल, राघव उत्साहित हो गया, शायद मेरी पत्नी मेरी पिछली बातों से प्रभावित हो गई और मुझे एक खास इनाम देना चाहती है। लगता है मैं बोलने में वाकई माहिर हूँ। राघव उत्साहित हो गया, उसने सोचा कि चाहत उसके साथ रहना चाहती है, इसलिए अगले ही पल वह मुस्कुराया और सीधे आगे की ओर बैठ गया। पत्नी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर सीधे सीधे कहना ही है तो इशारा क्यों कर रहे हो? और यह इतना स्पष्ट भी नहीं है कि इशारा ही समझ में आ जाए। अगर मुझ में प्रतिभा और बुद्धिमत्ता न होती तो मैं समझ ही नहीं पाती कि तुम्हारा क्या मतलब है। कौन सा तुम्हारा क्या मतलब है? चाहत हैरान थी। अगले ही पल उसका शरीर जम गया, क्योंकि उसने देखा कि राघव सचमुच उसके बगल में बैठ गया है। अरे, इतनी पास बैठकर क्या कर रहे हो, दूर हटो। चाहत शर्म से लाल हो गई। उसने दूसरे को पास आने के लिए कहा था, लेकिन उसे इतना करीब नहीं आने दिया। अब जब उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए हैं तो ये कैसे संभव है? दूर हटो। राघव चौंक गया और अपना सिर खुजाते हुए बोला, नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो मुझे फिर से करवट क्यों बदलवानी है। अध्याय 77 मेरे दिल में साया। फिर उसने राघव को घूरते हुए कहा, सुना तुमने, कल सुबह जल्दी उठकर रूही की समस्या सुलझाने में मदद करना। ठीक है, राघव ने जल्दी से कहा, दोनों आंटियां, अब आप जा सकती हैं, मैं सोने जा रहा हूं। चाहत ने धीरे से नाक सिकुड़ी और नेहा को कमरे से बाहर खींच लिया। अगली सुबह जल्दी राघव उठा। उसने अपनी आंखों के नीचे के काले घेरे हटाए और खाने की मेज पर आया। हालांकि चाहत को देखते ही वह एकदम तरोताज़ा हो गया, क्योंकि अब उसके मन में पिछली रात का दृश्य याद आ गया था। पिछली रात चाहत की हरकत सचमुच अविस्मरणीय थी और राघव अब तक उसे भूल नहीं पाया है। हालांकि अफसोस की बात है कि दूसरा पक्ष सचमुच दही खा रहा है। अगर तुम कुछ और खा लेते तो अच्छा होता। राघव की धुंधली आंखों और उसके होंठों के कोने पर शरारती मुस्कान को देखकर चाहत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि दूसरा क्या सोच रहा है, इसलिए उसने दूसरे को जोर से थप्पड़ मारा। अरे नीच, दिन में गंदी बातें सोचना शुरू कर देते हो। मानो या ना मानो, मैं तेरा सिर पानी की टंकी में डाल दूंगी। अपने दिमाग से गंदे विचार निकाल दो। गंदी सोच, इसमें क्या गंदा है? ये प्रकृति का नियम है और जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है? राघव ने खुद को सही समझा, उसे पता नहीं था क्या वह जीवन के महान सत्य के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद दोनों ने नाश्ता किया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी नेहा नीचे नहीं आई। इससे राघव हैरान रह गई, क्या बात है, छोटी बच्ची पार्टी में नहीं जा रही? इतनी देर से क्यों आए? नहीं जा रही। जैसे ही वह बोल रही थी, नेहा नीचे आ गई, हर कदम पर जम्हाई ले रही थी। लगता है कल रात अच्छी नींद नहीं आई। चलो खाना खाते हैं, नेहा ने कहा। बड़ी बहन, अगर नहीं खाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। नेहा ने घड़ी देखी और फिर सिर हिलाया। खैर, नेहा ने जबरदस्ती नहीं की। उसने राघव की ओर देखा और जल्दी से कहा, जाओ गाड़ी चलाओ और नेहा को पार्टी में ले आओ। बाकी सब तुम अच्छे से करना। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं कि मिशन पूरा करूंगा। राघव मुस्कुराते हुए बोला और नेहा के पीछे चल पड़ा। दोनों विला से निकलकर गैराज की ओर चल पड़े। नेहा की पीठ को देखते हुए राघव को पिछली रात की घटना याद आ गई। नेहा ने अपना सिर घुमाया और दूसरे के होंठों के कोने पर मुस्कान देखी, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बहन सही कह रही है, तुम सच में अच्छे इंसान नहीं हो। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? ये तो मुझे गलत समझा जा रहा है। कल तो सच में दही था। राघव ने मासूमियत से पूछा, वैसे तुम्हारी बहन ने मेरे बारे में क्या कहा? मैंने कहा था कि तुम बड़े बदमाश हो। जल्दी करो और गाड़ी चलाओ। नेहा ने कार का दरवाजा खोला और पोर्श में बैठते हुए कहा। फिर वह बेजान सी होकर पीछे झुक गई। तुम तो बहुत छोटे हो, नाश्ता कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि नाश्ता लोगों के लिए कितना ज़रूरी है? राघव ने सिर हिलाया। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। राघव ने कार से ब्रेड का एक पैकेट और दही की एक बोतल निकाली। पहले खा लो, वरना बाद में भूख लगेगी। दही की बोतल देखते ही नेहा को पिछली रात की घटना याद आ गई। अगले ही पल उसका चेहरा काला पड़ गया और उसे बहुत बुरा लगा। सच कहूं तो नाश्ते के बारे में सुनकर नेहा को थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी। लेकिन जब उसने देखा कि राघव ने दही की बोतल निकाली है तो उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। हालांकि कल उसके चेहरे पर जो भाव थे वे दही के कारण नहीं थे। फिर भी दही ने उस पर मानसिक असर डाला। दही देखते ही उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अगले ही पल नेहा ने झटपट हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं पीऊंगी। ये कैसे हो सकता है? सुबह न खाने से पेट खराब हो जाता है। राघव ने दृढ़ता से कहा, जल्दी से ये दही पी लो, इससे तुम्हें सुबह भर आराम मिलेगा। उल्टी। राघव को दही लाते देख नेहा को चक्कर आने लगा।
उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और कहा, ओह जीजा जी, इसे जल्दी से हटा दीजिए, आपको शर्मिंदगी होगी। राघव ने अपना सिर खुजाया, दही पीने में इतनी शर्म क्यों? सच में, तुमने ही तो कहा था कि कल रात सब कुछ तुम्हारे बारे में था और मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। भूल गई? राघव मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था दही को लेकर तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं रहेगी, है ना? ये ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ, कल कुछ नहीं हुआ था। क्या तुमने बस दही छिड़का था? क्या हुआ था? राघव ने सिर हिलाया, फिर उसे उठाया और खुद पी लिया। कितना स्वादिष्ट पेय है। उसने बड़े मुंह से पिया और यहाँ तक कि उसके मुंह के कोने से भी छींटे निकल आए। ये दृश्य देखकर नेहा को बहुत कुछ जाना पहचाना सा लगा और उसे पिछली रात की घटना याद आ गई। उल्टी, नहीं जीजा जी, अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो मुझे डर है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। राघव ने सिर हिलाया और जल्दी से दही खत्म करके अपना मुंह पोंछा। छोटी बच्ची, तुम्हारी दिमागी क्षमता बहुत कम है, ये तो बड़ी बात है। राघव ने गाड़ी की गति बढ़ाते हुए कहा। दूसरी ओर नेहा थक चुकी थी और अब तो उसका पार्टी करने का भी मन नहीं था। और लगता है, मुझे डर है कि वो आने वाले लंबे समय तक दही नहीं पिएगी और उसे देख भी नहीं पाएगी। आधे घंटे बाद राघव और बाकी लोग तय जगह पर पहुंचे। गाड़ी रोककर दोनों सामने बने आलीशान बंगले की ओर चल पड़े। दरवाजे से अंदर जाने से पहले नेहा ने राघव को पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने सामने मछली भून रहे उस आदमी को देखा? ओह, तुम्हारा मतलब लाल कपड़े वाले से है? राघव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों, क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ, नेहा ने कहा, वो बहुत परेशान करता है, मक्खी की तरह अक्सर मेरे आसपास मंडराता रहता है। भाग नहीं सकता। तुम्हें इस बार यहाँ बुलाने का मकसद उसे सबक सिखाना और उसे मुझे परेशान करना बंद करवाना है। सबक सिखाना? कैसे सबक सिखाना चाहती हो? राघव ने पूछा, क्या मैं उसे पीट दूं? छोड़ो भी मत, नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, उसने पहले भी अभ्यास किया है और वो स्कूल में ताइक्वांडो का अध्यक्ष भी है। ऐसा भी कोई? या अध्यक्ष? राघव ने सिर हिलाते हुए होठों के कोने पर थोड़ी सी नफरत दिखाते हुए कहा, लगता है मैं सच में उससे सीखना चाहता हूँ। छोड़ो भी, उसके परिवार का बैकग्राउंड साधारण नहीं है, तुम कुछ और तरीके सोचो, उसे मुझे परेशान न करने दो। बैकग्राउंड साधारण नहीं है? क्या तुम्हें अभी भी कुछ कुंग-फू सीखना है? इसीलिए तो तुम इतने घमंडी हो। चिंता मत करो, मैं उसकी बात जरूर मानूंगा। सच कहूं तो सामने वाले का बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या न हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। राघव की ताकत और रुतबे के आगे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उसे डरा सकते हैं। देखो ये काम करता है या नहीं। चलो हम दोनों पति पत्नी होने का नाटक करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पास पहले से ही एक मशहूर फूल है और उससे कहते हैं कि वो तुम्हें फिर से परेशान न करे। इस तरह मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें और सलाह देने की कोशिश करेगा। अध्याय 78, जोड़े होने का नाटक करना। जोड़े होने का नाटक करने की बात सुनकर नेहा घबरा गई, लेकिन सोचने के बाद उसे यही तरीका सबसे सुविधाजनक लगा। वह अकेली नहीं थी, इसलिए उन लोगों को उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर भी वह हिचकिचाई और बोली, जीजा जी, अगर दूसरा पक्ष गुस्सा हो गया और आपको कुछ कर दे तो? मारपीट और लूटपाट कितनी बुरी बात होगी। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बेकार प्रेमी समझें। क्या वह मुझे पीटेगा? राघव नाराज हुआ, तुम मुझे कम आंक रही हो। चिंता मत करो, अगर उसने बाद में ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं उसे थप्पड़ मार दूंगा। देखो तो सही, तुम्हारा प्रेमी कितना शानदार और सुंदर है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल दोनों प्रेमी होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ गए। सामने हवेली में वे लोग व्यस्त थे और अभी तक नेहा और राघव तक नहीं पहुंचे थे। मछली भून रहा युवक फैजान भी होठों पर हल्की मुस्कान लिए गुनगुना रहा था। वह काफी समय से नेहा का पीछा कर रहा था, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। इससे उसकी प्रतिस्पर्धा की भावना और भी बढ़ गई। उसने ठान लिया कि उसे नेहा को पाना ही है, और वो भी इसी पार्टी में। वह इसी पार्टी में नेहा से अपने प्यार का इजहार करने को तैयार था। अगर फिर से ठुकराया गया तो उसके पास कुछ सख्त तरीके ही बचेंगे, जैसे नेहा को शराब पिलाकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाना। वैसे भी ये सब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, बल्कि हर बार ऐसा होने पर वो लड़कियां उसके साथ रहने को तैयार हो जाती थीं। जब उसका मन भर जाता तो वो इस खेल को छोड़ देता। वह नेहा के साथ भी यही तरीका अपनाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जब उसने पीछे मुड़कर दूर नेहा को आते देखा तो वो दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो नेहा के बारे में सोच रहा था, नेहा उसके सामने आ गई। लगता है ये वाकई एक अच्छा संकेत है। उसके होठों के कोने उठे जैसे ही वह नमस्कार करने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ जम गया। उसकी आंखों में सदमे का भाव था, क्योंकि उसने देखा कि नेहा अकेली नहीं आई थी। नेहा के बगल में एक युवक खड़ा था और उनकी हरकतें बहुत करीबी थीं। क्या हो रहा है? फैजान का चेहरा उतर गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दृश्य होगा।
क्या वह दूसरा व्यक्ति नेहा का प्रेमी है? असंभव। जल्द ही फैजान ने इनकार में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने नेहा के प्रेमी के बारे में कभी नहीं सुना था। इसके अलावा हालांकि दूसरे व्यक्ति के कपड़े साफ थे, वे सबसे साधारण कपड़ों में से थे। जाहिर है दूसरे पक्ष के पास पैसे नहीं हैं और हो सकता है कि वह कंगाल ही हो। ऐसा व्यक्ति नेहा के लायक कैसे हो सकता है? हालांकि दोनों का घनिष्ठ व्यवहार दिखावटी नहीं लग रहा था, जिससे फैजान को बहुत संदेह हुआ। नेहा ने आगे देखा, फैजान के चेहरे पर राहत के भाव थे। लगता है इसका असर हो रहा है। उसने सोचा कि अब दूसरा व्यक्ति उसे परेशान नहीं करेगा। इस समय आसपास के छात्रों ने भी अपना सिर घुमाया। नेहा को एक अजनबी युवक के साथ देखकर सभी दंग रह गए, और उन्हें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात दोनों की घनिष्ठता थी। उफ! अगले ही पल फैजान का सब्र टूट गया। वह आगे बढ़ी और राघव को ठंडी निगाहों से घूरते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युए का हाथ पकड़ने की? मुझसे दूर रहो। उसकी दहाड़ से आसपास के छात्र कांप उठे। सभी ने ये दृश्य देखा और तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। वह कौन है? मैंने उसे पहले नहीं देखा। क्या वह हमारी कक्षा का नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता कि किस विभाग के छात्र ने नेहा के साथ, और वो भी फैजान के सामने, ऐसा करने की हिम्मत की है। मैं दावे से कह सकता हूँ ये लड़का तो गया काम से। अगर तुमने फैजान को उकसाया तो मुझे डर है कि उसका अंत बहुत बुरा होगा। ये तो स्वाभाविक है, और मैं फैजान की पहचान के बारे में सोच भी नहीं रहा। ये बातें सुनकर सामने खड़े फैजान ने गर्व से अपना सिर उठाया। उसने राघव को ठंडे लहजे में देखा। लड़के सुनो, अगर अक्ल है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे गुस्सा दिलाओगे और तुम्हारा अंत बुरा होगा। हालांकि जब नेहा ने ये सुना तो उसने भौहें चढ़ा लीं। फैजान, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ ये मेरा निजी मामला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नेहा, इसमें दखल मत दो। इस लड़के ने तुम्हें धोखा देने के लिए ज़रूर कोई घटिया तरीका अपनाया होगा। चिंता मत करो, इससे उसे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। फैजान ने नेहा की बात अनसुनी कर दी और राघव को घूरने लगा। राघव ने ताना मारते हुए कहा, क्या युए को भी तुम ही बुलाते हो? अरे अगर ठीक हो तो यहाँ से चले जाओ। अच्छे कुत्ते, रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर आसपास के छात्र शोर मचाने लगे। उनकी आंखें फटी रह गईं और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा? ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? उसने फैजान को डांटने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे दूसरे पक्ष की पहचान नहीं पता? बस, ये लड़का पक्का बेवकूफ़ है। पागलपन में बोलने की हिम्मत की तो बस अब सब खत्म। ये हमारे स्कूल का नहीं है। तुमने फैजान का नाम तक नहीं सुना। फैजान के सामने इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? कई तरह की बहसें सुनाई दीं। कुछ छात्रों ने सिर हिलाकर आह भरी। जाहिर है उन्हें लगा कि राघव मर चुका है। राघव की बात सुनकर फैजान का चेहरा उतर गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? राघव का चेहरा एकदम सहज था। तुम कौन हो? क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना क्यों नहीं? क्या तुम सीसीटीवी में दिखे हो? मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि गोरा चेहरा होने से तुम थोड़े से गोरे बन जाओगे? तुम कोई स्टार नहीं हो। तुम्हारे चेहरे का मेरे सामने कोई असर नहीं। राघव की ये चुटीली बातें सुनकर नेहा हंस पड़ी। आसपास के छात्र और भी हैरान रह गए। फैजान इतना गुस्से में था कि उसकी नसें लाल हो गईं और उसने ठंडे लहजे में कहा, आज तक किसी ने मुझे इस तरह उकसाने की हिम्मत नहीं की। तुम पहले हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें उकसाऊंगा तो मेरा अंत होगा। इतना कहकर वह अचानक उछल पड़ा, अपना पैर उठाया और राघव को जोर से लात मार दी। ये दृश्य देखकर सब चौंक गए, क्योंकि वे जानते थे कि फैजान ताइक्वांडो का अध्यक्ष है। उसकी ताकत तो वाकई खौफनाक है। स्कूल में कुछ ही लोग उसे हरा सकते हैं। ये किक निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को दूर फेंक देगी। बगल में खड़ी नेहा भी चौंक उठी, और इस समय वह राघव के लिए चिंतित थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राघव इसे रोक पाएगा या नहीं। हालांकि राघव का चेहरा एकदम शांत था। इस उड़ती हुई किक को देखते हुए उसके होंठों के कोने पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आई। ये किक दूसरों को भले ही अद्भुत लगे, लेकिन उसके सामने इसमें कई खामियां हैं। अगर वह दूसरे को मारना चाहे तो ये पल भर की बात है, लेकिन ये तो सिर्फ एक मुकाबला है और वह यहाँ किसी को मार नहीं सकता। इसलिए उसने बस अपनी हथेली फैलाई और धीरे से हिला दी। तुरंत ही ये किक चूक गई और सीधे हवा में एक झोंके के साथ बगल में जा गिरी। फैजान का चेहरा एकदम बदल गया, क्योंकि उसने प्रतिद्वंद्वी को दूर फेंकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन अब उसकी किक बेकार गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे आगे की ओर गिर पड़ा। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी सफलता और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। अध्याय 79 मणि का वशिष्ठ। कश! वह जमीन पर गिर पड़ा और जैसे कोई कुत्ता रेशम चबा रहा हो।
क्या हुआ? आसपास के सभी छात्र आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आंखें फटी हुई थीं, मानो वे भूत बन गए हों। लापरवाही से मारी गई लात। फैजान ने सचमुच लापरवाही से लात मारी। क्या हुआ? वह लड़का एक अतिरिक्त किक झेल सकता है? यह अविश्वसनीय है। असंभव, मैं सपना देख रहा हूँ। फैजान ताइक्वांडो का अध्यक्ष है। आखिर हुआ क्या? उन्हें राघव की हरकतें साफ दिखाई नहीं दे रही थीं और किसी को भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थीं। यहाँ तक कि फैजान को भी नहीं पता था कि वह कैसे गिरा। बगल में खड़ी नेहा का मुंह भी छोटा सा खुला रह गया और वह राघव को हैरानी से देखने लगी। सच कहूं तो फैजान सचमुच दंग रह गया था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किक बेकार जाएगी। इतना ही नहीं, वह गिर भी गया और बहुत शर्मिंदा भी लग रहा था। यह उसके लिए असहनीय था। अगले ही पल वह झट से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गंभीर था और उसने राघव को घूरते हुए कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छिपने की? उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। हालांकि राघव ने यह सुनकर तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाए, अगर तुम नहीं छिपोगे तो बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा है? मुझे शक है कि तुम्हारी बुद्धि कम है और तुम्हें सच्चाई भी समझ नहीं आती। फैजान गुस्से से दांत पीस रहा था और वह फिर से ऐसा करना चाहता था। हालांकि इसी समय दूर से एक आकृति आई और एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी। सब कुछ रोक दो। आवाज़ आते ही सभी ने अपना सिर घुमाकर देखा, यहाँ तक कि फैजान ने भी कोई हरकत नहीं की। हालांकि उसका चेहरा अभी भी बहुत उदास था। राघव ने यह आवाज़ सुनकर भौहें चढ़ाईं, फिर मुड़कर देखा। अगले ही पल उसने अपने सामने एक खूबसूरत महिला को चलते हुए देखा। उसने स्लिम जीन्स पहनी हुई थी, जिससे उसकी सुडौल टांगें साफ दिख रही थीं। मोजे के बिना काले ऊंची एड़ी के सैंडल पहने, सुंदर पैर दिखाते हुए लोगों का मन करता है कि वे पास जाकर उन्हें चख लें। सुंदर। राघव मन ही मन हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस हवेली में उसे इतनी खूबसूरत महिला मिलेगी। तभी उसके बगल में खड़ी नेहा ने धीरे से कहा, श्री वशिष्ठ। शिक्षिका वशिष्ठ। राघव दंग रह गया। उसके सामने खड़ी यह युवा और खूबसूरत महिला वास्तव में एक शिक्षिका थी। अरे, स्कूल में इतनी युवा और खूबसूरत शिक्षिका कब से है? राघव के मुंह में पानी आ गया। मनिका वशिष्ठ ने सिर हिलाया, फिर वापस इस तरफ आ गईं। अगले ही पल उन्होंने धीरे से पूछा, क्या बात है? राघव अभी कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन फैजान, जो उसके बगल में था, उसने सबसे पहले बात की। उसने जल्दी से कहा, श्री वशिष्ठ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये लड़का कितना घमंडी है, मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। सौभाग्य से मैं इसमें माहिर हूं, इसलिए मैंने उसके खिलाफ साजिश नहीं रची। और ये लड़का नेहा के विचार पर हमला करने की हिम्मत कैसे करता है? यह जरूर कोई बदमाश होगा। शिक्षक जी, जल्दी से पुलिस को बुलाए और इस लड़के को ले जाए। बोलते हुए उसने राघव की तरफ देखा और उसके होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ये सुनकर राघव ने अपनी आंखें घुमाईं। सच में बदमाश ही पहले शिकायत कर रहा था। लेकिन मनिका ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि वह इस मामले की प्रभारी शिक्षिका थीं। इसलिए उन्हें सामने की स्थिति स्पष्ट करनी ही थी, अन्यथा वह ये नहीं समझा पाएंगी कि क्या हो रहा है। इसलिए अगले ही पल उन्होंने राघव की तरफ देखा और भी ज्यादा भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? मुझे याद है, तुम्हें इस कक्षा का छात्र नहीं होना चाहिए। मैं सचमुच इस कक्षा का छात्र नहीं हूँ, राघव ने हल्के स्वर में कहा। हालांकि बात वैसी नहीं है जैसी तुमने सुनी है। इसी लड़के ने मुझे उकसाया था। उसने पहले मुझ पर गोली चलाई, लेकिन वह बाल बाल बच गया। सच में? मनिका हैरान होकर देखने लगा। क्या बकवास है? तभी बगल में खड़े फैजान ने ताना मारते हुए कहा, यह कैसे संभव है? साफ है कि पहले इसी लड़के ने हमला किया था। श्री वशिष्ठ, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने आसपास के छात्रों से पूछ लीजिए। उन सब ने देखा है। ये निश्चित रूप से दूसरे का ही हाथ था। आखिरकार उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में चेतावनी का भाव था। जब आसपास के छात्रों ने यह दृश्य देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ तो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे फैजान का नाम जानते थे। स्कूल में यह एक छोटा मोटा गुंडा है जिसके पास जबरदस्त कौशल है और घर में उसका माहौल बहुत ही सख्त है। उनके जैसे आम छात्र उससे लड़ ही नहीं सकते। अगर वे सच बताते तो फैजान के चरित्र और ताकत को देखते हुए वे निश्चित रूप से उनका बदला लेते और उन्हें कोई प्रतिरोध नहीं मिलता। इसलिए या तो उन्होंने झूठ बोलकर फैजान की बात मान ली, या फिर उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। संक्षेप में, किसी ने भी राघव की मदद नहीं की। ये दृश्य देखकर फैजान ने आखिरकार एक घमंडी मुस्कान दिखाए। श्री वशिष्ठ, देखिए, मैंने जो कहा था वह बिल्कुल सही है। ये लड़का अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए जल्दी से पुलिस को बुलाए और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सच में? हालांकि मनिका को संदेह था, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उन्हें 7-8 गुना यकीन हो गया। ऐसा नहीं हो सकता।
हालांकि इस समय नेहा खड़ी हो गई। श्री वशिष्ठ, ऐसा नहीं है। राघव मेरा दोस्त है जो आज मेरे साथ आया है। इसके अलावा वास्तव में फैजान ने ही पहली पहल की थी। उसने राघव पर हमला करने की योजना भी बनाई थी, लेकिन उसकी तकनीक अच्छी नहीं थी और वह गिर पड़ा। नेहा ने पिछली घटना को जल्दी से समझाया। असल में मनिका को फैजान पर भरोसा था क्योंकि उसके आसपास के छात्रों ने ऐसा कहा था। लेकिन अब जब नेहा ने उसका साथ दिया है तो उसका पहले से दृढ़ विश्वास डगमगा गया है। चूंकि नेहा इस मामले में शामिल है और उसने राघव की इस तरह मदद की है, तो लगता है कि दोनों के बीच काफ़ी घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इस तरह नेहा के बारे में राघव की धारणा जैसी कोई बात नहीं है। दूसरे शब्दों में ये फैजान झूठ बोल रहा था। नेहा को राघव के लिए खड़े होते और बोलते देख फैजान का घमंडी चेहरा तुरंत उदास हो गया, यहाँ तक कि बहुत बदसूरत भी हो गया। उसने दांत पीसते हुए राघव को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, लड़के रुको, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर उसने ठंडी सी सांस ली, मुड़ा और चला गया। लगता है मुझे मदद ढूंढनी पड़ेगी। मनिका वशिष्ठ ने राघव को फिर से देखा। उसने पाया कि हालांकि राघव ने सादे कपड़े पहने थे, लेकिन वह बहुत साफ सुथरा था। उसका चेहरा आकर्षक था, उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मानो वह पड़ोस का कोई सीधा सादा लड़का हो। ऐसी मुस्कान देखकर पहली नज़र में नहीं लगता कि कोई बुरा इंसान मुस्कुरा सकता है। इसलिए अगले ही पल उसने धीरे से पूछा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बगल में बैठी नेहा ने जल्दी से कहा, श्री वशिष्ठ, वह हमारे स्कूल का छात्र नहीं है, वह मेरा दोस्त है। जी हाँ, मनिका वशिष्ठ ने सिर हिलाया। राघव भी मुस्कुराया, फिर हाथ बढ़ाते हुए बोला, अपना परिचय फिर से दीजिए। मेरा नाम राघव है, मैं नेहा का दोस्त हूँ। नमस्ते, मेरा नाम मनिका वशिष्ठ है और मैं नेहा का शिक्षक हूँ। मनिका ने भी हाथ बढ़ाया। अध्याय 80 कैसी लय। दूसरे पक्ष के ठंडे छोटे हाथ को महसूस करते हुए राघव चकित रह गया, क्योंकि यह एहसास सचमुच अद्भुत था। यांग नदी के दक्षिण में रेशम की तरह यह असीम रूप से शीतल थी। राघव इसे हमेशा ऐसे ही थामे रहने के लिए बेताब था। हालांकि अब नेहा के सामने वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर नेहा को इसके बारे में पता चल गया तो मुझे डर है कि वह फिर से मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने पानी को छुआ, हल्के से हिलाया और छोड़ दिया। श्रीमान सिंघानिया, मैंने आपको पहले गलत समझा था, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मनिका ने माफ़ी मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस छोटी सी बात की चिंता मत करो। राघव ने सिर हिलाया, और तुमने नेहा की परवाह करने के लिए ऐसा किया। देर से आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें पता है, आज के समाज में ज़्यादातर लोग सत्ता से डरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके आसपास के छात्र वे सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। फैजान को नाराज करने के डर से। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो शक्तिशाली से न डरे और अपने दिल की बात माने। नेहा सचमुच भाग्यशाली है कि उसे आप जैसा गुरु मिला है। राघव मुस्कुराया। राघव की बातें सुनकर मनिका के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी, क्योंकि किसी ने भी उसकी इतनी प्रशंसा नहीं की थी। सच में, क्या मैं इतनी महान हूँ? मनिका मुस्कुराए। बेशक हूँ, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। कहते हैं गुरु एक माली हैं, हालांकि फूल अब थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये सब आपकी ही देन है। श्री वशिष्ठ, क्या आप खाली हैं? मैं आपसे शिक्षा के बारे में अच्छी चर्चा करना चाहता हूँ। राघव ने कहा। ठीक है। दोनों साथ साथ चलते हुए बातें करने लगे, और नेहा ने अपनी आंखें घुमाईं, क्योंकि उन दोनों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। ये तो बहुत बुरा है। उसने राघव की पीठ की ओर देखा और गुस्से से अपनी गुलाबी मुट्ठी लहराई। धिक्कार है जीजाजी, कितना बड़ा मूली है, नेहा ने गुस्से से कहा, लेकिन जल्द ही उसके सहपाठियों ने उसे बुला लिया। यह एक क्लास पार्टी थी और मुख्य रूप से बारबेक्यू था, इसलिए छात्र बहुत व्यस्त थे। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। कॉलेज के छात्र होने के बावजूद उनमें अभी भी बचकानापन है। लेकिन धीरे धीरे राघव भी इस माहौल से प्रभावित हो गया, और उसने और मनिका ने कुछ खाना भी बनाया। दोनों ने अलग होने से पहले 1 घंटे से अधिक समय तक बातें की। मनिका ने उस तरफ देखा जहां से राघव जा रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसने कभी ऐसे अजीब युवक को नहीं देखा था। साधारण कपड़े पहने होने के बावजूद उसके ज्ञान और अंतर्दृष्टि ने उसे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि कई ऐसी बातें थीं जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि 20 वर्ष की आयु का एक युवक इतनी सारी बातें कैसे जान सकता है और इतनी सारी अजीब अफवाहें कैसे सुन सकता है। वास्तव में उसे पता ही नहीं था कि यह सामान्य बात है। किसने सोचा होगा कि राघव की उम्र भले ही मात्र 20 वर्ष हो, लेकिन उसका अनुभव और यात्राएं आम लोगों से कहीं अधिक हैं। इसलिए उसका ज्ञान और अनुभव अत्यंत प्रभावशाली है। राघव भी संतुष्ट दिख रहा था, क्योंकि उसे इतनी कम उम्र की, इतनी सुंदर और इतनी सौम्य शिक्षिका बहुत कम ही मिली थीं। इसलिए इस बातचीत से उसे बहुत खुशी हुई। जहाँ तक फैजान की पिछली चेतावनी की बात है, वह उसे पूरी तरह भूल चुका था। थोड़ी देर बाद उसने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि फैजान फिर से प्रकट हो गया।
राघव ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जल्द ही उसके होठों के कोने पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। क्यों, मुझे पिछली बात याद नहीं है क्या? तुम फिर से गिरना चाहते हो? लेकिन इस बार मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह सिर्फ मामूली चोट होगी। लड़के, इतना लापरवाह मत बनो। मैं पहले लापरवाह था, इसीलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई। फैजान का चेहरा उदास था। इतना बड़ा होने के बावजूद वह पहले कभी इतना बदसूरत नहीं हुआ था, इसलिए दूसरे की यह बात सुनकर वह गुस्से से दांत पीसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की? सच में तुम्हारी हिम्मत तो हद से ज्यादा है। खैर, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा क्या होगा। अंत? कैसा अंत चाहते हो? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सामने खड़ा लड़का बालों वाला था और उसने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरे सामने एक छोटा सा जंगल है, अगर कोई मर्द हो तो वहीं बात करना। जंगल? राघव ने आंखें उठाकर दूर तक फैले एक विरल जंगल को देखा और फिर घृणा का भाव दिखाया। मेरी यौन अभिविन्यास सामान्य है। तुम्हारे साथ जंगल में कौन डेट पर जा सकता है? ये सुनकर फैजान का चेहरा और भी उदास हो गया। क्योंकि वह जंगल विश्वविद्यालय में है, इसलिए वह बहुत लोकप्रिय जगह है। शाम को वहाँ कुछ लोग डेट पर जाते हैं और कुछ तो सीधे मैदान में लड़ाई भी करते हैं। इसे जोड़ों के लिए एक पवित्र स्थान कहा जा सकता है। दो आदमियों का जंगल में जाना, ये कैसी बात है? राघव गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। तुम्हारे चाचा लाला की यौन प्रवृत्ति भी सामान्य है। फैजान गुस्से से चिल्लाया। वह दूसरे पक्ष के व्यंग्य को कैसे अनसुना कर सकता था, लेकिन अगले ही पल उसने दांत पीसते हुए कहा, लड़के, ये तुम पर निर्भर है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं गारंटी देता हूं कि अब से मैं नेहा को परेशान करना बंद कर दूंगा और आज मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगा। ये सुनकर राघव ने भी अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक थी। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। कुछ बातें बकवास न करना ही बेहतर है, ताकि तुम खुद मुसीबत में न पड़ो। राघव असल में नहीं चाहता था कि दूसरा पक्ष कुछ करे, लेकिन अगर दूसरे पक्ष के मन में इतना खतरनाक विचार था तो उसे ऐसा करना ही पड़ा। आखिरकार वह नेहा को खतरे में नहीं डाल सकता था। लड़के, ध्यान से सुनो, नेहा वो औरत है जिसमें मेरी बहुत पुरानी दिलचस्पी है। मैं उसे हर हाल में हासिल करूंगा। तुम्हारी बात अलग है। मेरे साथ जंगल में चलो, हम मामला सुलझा लेंगे। नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन वह देखना चाहता था कि सामने वाले के पास क्या चालें हैं। सामने वाले को सहमत देखकर फैजान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बहुत खूब, अगर तुम जंगल के रास्ते सामने वाले को धोखा दे सको तो काम आसान हो जाएगा। क्योंकि वह जंगल में था, उसने पहले से ही घात लगा रखी थी। अगर सामने वाला आने की हिम्मत करेगा तो उसे जरूर एक दर्दनाक अनुभव होगा। वाकई, जब राघव जंगल में पहुंचा तो अचानक 4 और लड़के उसके आसपास आ गए। सभी लंबे और मजबूत थे, उनकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया हो। इस तरह की ट्रेनिंग राघव और बाकी लोगों से अलग है। ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोग भी ताइक्वांडो का अभ्यास करते हैं और खुद को फिट रखते हैं। उनकी मांसपेशियां देखने में तो बड़ी लगती हैं, लेकिन उनका कोई खास उपयोग नहीं होता और वे राघव जैसे मार्शल आर्ट मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हैं। जो लोग सच में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा भारी भरकम नहीं होते, उनके शरीर पर मांसपेशियां उभरी हुई नहीं दिखती और वे आम लोगों जैसे ही लगते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों को अभ्यास करने दें तो उनकी ताकत निश्चित रूप से फिटनेस से 10 गुना ज्यादा होती है। यहाँ तक कि वे एक ही वार में विरोधी को गिरा सकते हैं। चारों लोगों के बाहर आने के बाद उन्होंने फैजान के साथ राघव को घेर लिया। दूसरी ओर फैजान ने घमंड से हंसते हुए राघव को ठंडे लहजे में देखा। लड़के, क्या बात है, तू मुझसे अकड़ दिखा रहा है? तू बहुत घमंडी है। तू हमारे बॉस की औरत को छीनने की हिम्मत कैसे करता है? क्या तुझे पता है हमारा बॉस कौन है? अध्याय 81। क्या मैं तुम्हें माफ कर दूं? फैजान जोर से हंसा और राघव को ठंडे लहजे में देखते हुए बोला, लड़के, क्या बात है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम बहुत घमंडी हो। हमारे बॉस से औरत छीनने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है हमारा बॉस कौन है? लड़के, जो एक दूसरे को जानते हैं, जल्दी से घुटने टेक कर हमारे बॉस से माफी मांगें, वरना मर जाओगे। आसपास के कई नौजवान भी ताने मारते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। फैजान तो और भी ज्यादा अकड़ में था। उसने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, एक पैर आगे बढ़ाया और घमंड से बोला, कैसा है लड़के, अब डर रहे हो क्या? सुनो, तुम दया की भीख मांग सकते हो। घुटने टेककर मेरे सामने झुक जाओ, मेरे जूते चाट लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वरना मैं गारंटी देता हूं कि आज तुम जरूर रेंगते हुए घर जाओगे। हालांकि राघव के चेहरे पर शांत भाव था। उसने हल्के से कहा, बात खत्म हुई। बात खत्म होते ही लड़ाई शुरू करेंगे। राघव थोड़ा अधीर था। उसने बाकी नौसिखियों पर ध्यान तक नहीं दिया और वह तो एक हाथ से ही इन लोगों को पीट सकता था। वाह लड़के, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। अगर तुम दावत के लिए खाना पीना भी नहीं चाहते तो लगता है तुम्हें जीना ही नहीं है।
फैज़ान और बाकी लोग गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि पहले भी वे इसी तरह लोगों को धमकाते थे। जैसे ही सामने वाला उनकी लाइन देखता, वे डर के मारे ज़मीन पर गिर जाते और उनके जूते चाटने लगते। लेकिन अब सामने वाला ज़रा भी डरा हुआ नहीं था, बल्कि उनसे भिड़ने की हिम्मत भी कर रहा था। इससे वे बेहद हैरान और गुस्से में थे। अगले ही पल कुछ लोग कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। फैज़ान और बाकी लोगों को कुछ करते देख राघव की आंखों में भी एक तीखी चमक आ गई। तभी पीछे से एक नखरीली आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? यह आवाज़ सुनकर फैज़ान और बाकी लोग मुड़कर देखने लगे और फिर जम गए। फैज़ान का चेहरा उदास था और उसने दांत पीसते हुए कहा, धिक्कार है, ये औरत फिर यहाँ क्यों आ गई? राघव भी हैरान रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष फिर से प्रकट होगा। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि मनिका थी जो प्रकट हुई थी। राघव से अलग होने के बाद से मनिका चुपचाप राघव की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। हालांकि जब उसने देखा कि फैज़ान और अन्य लोग राघव को अपने साथ ले गए हैं, तो उसे अपने मन में यह आभास हो गया कि राघव खतरे में हो सकता है। क्योंकि वह फैज़ान को अच्छी तरह जानती थी, वह थोड़ा दबंग है और जो भी उसे उकसाता है, उसे शायद इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मनिका राघव की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे पीछे चली गई। जब उसने देखा कि फैज़ान और अन्य लोग कुछ करना चाहते हैं, तो अंततः वह खुद को रोक नहीं पाए और खड़ी हो गई। मनिका को आते देख फैज़ान और बाकी सबने अपनी मुट्ठियां नीचे रख दीं। वे जानते थे कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है। क्योंकि भले ही वे घमंडी हों, मनिका आखिर एक शिक्षक हैं और उनकी पहचान कोई साधारण शिक्षक नहीं है। मनिका का कुछ भी करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए फैज़ान ने राघव की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, लड़के, इस बार तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन अगली बार जब तुमसे सामना हुआ, तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। चलो। फैज़ान ने हाथ हिलाया और कुछ अन्य युवकों के साथ चले गए। राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, उसे ऐसी धमकी की जरा भी परवाह नहीं थी। असल में इस बार किस्मत उसकी नहीं, बल्कि फैज़ान और कुछ अन्य लोगों की थी। वरना अगर दोनों पक्षों के बीच सच में लड़ाई होती, तो फैज़ान और बाकी लोग 1 मिनट से भी कम समय में ढेर हो जाते। श्रीमान सिंघानिया, आप ठीक हैं? मनिका जल्दी से पास आए और चिंता भरी नज़र से पूछा। कोई बात नहीं, ये बस कुछ प्यारे प्यारे रोएंदार बच्चे हैं, इनसे मुझे ज़रा भी खतरा नहीं है। राघव मुस्कुराया, लेकिन इस बार बहुत बहुत धन्यवाद कहा। श्रीमान सिंघानिया, मुझे लगता है आपको जल्दी चले जाना चाहिए। सच में, मैं इन लोगों को जानती हूँ, इनके स्वभाव को देखते हुए मुझे डर है कि ये मामला यहीं नहीं रुकेगा। जब तक ये लोग यहाँ नहीं हैं, तब तक यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। ऐसा नहीं चलेगा, मनिका ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इस बार नेहा की रक्षा के लिए आया हूँ। अगर मैं अभी चला गया, तो मुझे डर है कि ये लोग नेहा के साथ कुछ बुरा कर देंगे। आप नेहा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हैं। मनिका ने जल्दी से कहा, मुझ पर भरोसा रखिए, मेरे साथ नेहा को कभी कोई खतरा नहीं होगा। मनिका की सच्ची आंखों को देखकर राघव कुछ और नहीं कह सका, उसने बस सिर हिलाया। ठीक है, नेहा का ख्याल आप रखेंगे। मैं आपको किसी और दिन रात के खाने पर बुलाऊंगा। फिर राघव चला गया। असल में वह पूरी तरह से गया नहीं था, बल्कि पास ही कहीं छिपकर गुप्त रूप से कुछ करने की तैयारी कर रहा था। मनिका के आश्वासन के बावजूद राघव को चैन नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि फैज़ान के तरीकों के आगे कोई भी गुरु टिक नहीं सकता। राघव चुपचाप फैज़ान के पास आया और उसने कई लोगों को बात करते सुना। धिक्कार है, वह लड़का कितना घमंडी है, वह भाई शेख की नज़र में भी तुम्हें नहीं समझता। सही कहा, मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए था, लेकिन मुझे मनिका के आने की उम्मीद नहीं थी। भाई शेख, मैं क्या करूं? क्या आप उसे यूं ही जाने दें? वह लड़का तो किस्मत वाला है, फैज़ान ने ठंडी सी आवाज़ में कहा। लेकिन नेहा, मैं तो बेताब हूं। दोस्तों, हम इसे बाद में इस पार्टी में करेंगे, मुझे उसे आज ही पाना है। लेकिन बॉस, अगर वह मनिका आपको रोक रही हो तो क्या होगा? अगर उस औरत को नहीं पता कि क्या करना है, तो वो भी मिलकर कर देगी, फैज़ान ने गुस्से से कहा। बगल में खड़े कुछ नौजवान भी मुस्कुराए और ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें पता था कि ये शब्द राघव ने सुन लिए हैं? राघव का चेहरा भी उदास हो गया। असल में वह ये देखने आया था कि दूसरा पक्ष क्या सोच रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि दूसरा पक्ष उससे पंगा लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग नेहा का ध्यान अपनी ओर खींचने की हिम्मत करेंगे। इससे वह असहनीय हो गया। आखिर नेहा उसकी साली थी। आखिर साली आधी घरवाली होती है, इसलिए वह नेहा को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। तुम लोग तो बड़े ही चालाक हो। अगले ही पल राघव ने ताना मारा। कौन? निकल जाओ। यह आवाज़ सुनकर फैज़ान और बाकी सब चौंक गए, एक एक करके अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में चिल्लाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी बातें सुन रहा होगा। अगर यह बात फैल गई और नेहा सतर्क हो गई, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। जल्द ही उन्हें राघव मिल गया और फिर कुछ लोग हैरान रह गए।
फैजान जोर से हंसा, लड़के ये तो तुम हो। हा हा हा, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अभी अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें जाने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बच्चा खुद आकर यहाँ आएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है। फैजान इतरा रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ मिलेंगे। ये तो सच में भगवान की कृपा है। कुछ अन्य युवाओं ने भी ताना मारा, लड़के मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम हमारे पास आने की हिम्मत कैसे करते हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमारे बॉस को नाराज करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अध्याय 82। तुमने क्या खाया? क्या नेहा के साथ तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है? जब इनेंद्र बाद में उसका ख्याल रखेगा तो मैं तुम्हें वहां नजर रखने के लिए कहूंगा। फैजान जोर से हंसा, पूरी तरह से अनसुना करते हुए। बताओ, मुझे दो। वह जोर से चिल्लाया और उसके बगल में खड़े कुछ लोगों ने तुरंत शुरू करने के लिए कहा। लड़के, चाचा की मुट्ठी का स्वाद चखो। लंबे युवकों में से एक ने ताना मारा। उसने तोप के गोले की तरह तेजी से अपनी मुट्ठी लहराए और राघव की ओर वार किया। धड़ाम, क्लिक। अगर यह मुक्का किसी आम आदमी को लगता तो वह जरूर बेहोश हो जाता। लेकिन अगले ही पल सभी हैरान रह गए, क्योंकि युवक ने पाया कि मुक्का बेअसर था। इतना ही नहीं, बल्कि क्लिक की आवाज़ के साथ उसकी बाँह अपनी जगह से हट गई और दर्द से वह चीख उठा। मौत को दावत। इस समय उसके बगल में खड़े एक अन्य युवक ने तेजी से हमला किया। उसने अपना पैर उठाया और लिन हुआन पर जोर से लात मारी। ये लात एक छुपकर किया गया हमला था और इसका कोण बहुत ही कपटी था, जिससे आम लोग बच नहीं सकते थे। हालांकि राघव मानो भूत की तरह था और चमत्कारिक रूप से इस लात से बच गया। इतना ही नहीं, उसने हथेली घुमाकर प्रतिद्वंद्वी की जांघ पर जोरदार प्रहार किया। तुरंत ही छोटा भाई जमीन पर गिर पड़ा, अपनी जांचें पकड़कर लगातार रोने लगा। पल भर में राघव ने दोनों युवकों को गिरा दिया। ये दृश्य फैजान और उसके दोनों छोटे भाइयों को सचमुच चौंका गया। वे इतने हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाले के पास इतने अच्छे कौशल होंगे। ये कैसी लड़ाई है? ये तो सरासर क्रूरता है। असंभव, ये कैसे संभव है? फैजान की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि उसके हिसाब से अगर वह किसी छोटे भाई को हल्के में भी गिरा दे तो उसे आसानी से गिरा सकता है। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत इतनी ज़बरदस्त होगी कि वह उसके दोनों छोटे भाइयों को आसानी से गिरा देगा। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने देखा कि राघव उसकी ओर आ रहा है। अरे यार, तुम क्या करना चाहते हो? फैजान चीख उठा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी क्योंकि सामने वाला बहुत शक्तिशाली था। क्या? ये सुनकर राघव मुस्कुराया, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं क्या करूं? तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैजान चीख उठा और वह बहुत डरा हुआ था। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। ओह, अब भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो? लगता है तुम्हें सच में जीना मरना नहीं आता। राघव ने ताना मारा, अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाया और फिर आगे बढ़ गया। क्योंकि दूसरे पक्ष ने नेहा का ध्यान अपनी ओर खींचने की हिम्मत की थी, इसलिए वह उसे जाने नहीं देगा। एक दूसरे को सबक सिखाना तो तय है। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा जैसे उसने किसी गोल चीज पर पैर रख दिया हो। अगले ही पल उसने अपना पैर उठाया और पाया कि वह अंगूर के आकार की एक गोली थी। गोली को देखते ही राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि वह समझ गया था कि यह क्या है। अगले ही पल वह उछला और अंगूर के आकार की गोली को सीधे लात मारी और गोली हवा में एक अजीब चाप बनाते हुए फैजान के मुंह में जा गिरी। तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मरोगे। वुहू। फैजान अभी भी छटपटा रहा था, बेतहाशा चिल्ला रहा था। अगले ही पल उसे लगा कि कुछ उसके मुंह में उड़कर आया है और उसने उसे तुरंत निगल लिया। मेरी घास? क्या? फैजान हैरान रह गया, फिर जल्दी से अपना गला ढांक लिया। अगले ही पल उसने लिन हुआन को घूर कर देखा और गुस्से से दहाड़ा, अरे यार, मुझे क्या खाने को दिया? सच कहूं तो वह बहुत डरा हुआ था। अगर दूसरा पक्ष उसे जहर देकर मार डाले तो मुझे डर है कि वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगा। ये सोचते ही उसके शरीर से ठंडे पसीने टपकने लगे। उसका शरीर कांपने लगा। राघव ने आंखें घुमाईं और उसके होंठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आई। तुम्हारे जैसे क्या तुम अब भी बॉस बन सकते हो? तुम बहुत डरपोक हो। मुझे सच में नहीं पता तुम आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। फैजान ने दूसरे पक्ष के उपहास को अनसुना कर दिया और गुस्से से दहाड़ा, अरे लड़के, जल्दी बताओ तुमने मेरे लिए क्या खाया है? राघव ने आंखें घुमाईं, और क्या हो सकता है? ये जगह जोड़ों के लिए है। तुम्हें क्या लगता है कि जोड़े क्या खा सकते हैं? चिंता मत करो, यह जहर नहीं है। तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए जलन होगी। बेशक अगर बात नहीं बनी तो मुझे दोष मत देना अगर मैं फटकर मर जाऊं। क्या? ये सुनकर फैजान का चेहरा पीला पड़ गया और वह समझ गया कि दूसरा क्या कहना चाहता है। वह आमतौर पर यह दवा लेता है, लेकिन तब जब कोई महिला आसपास होती है। अब जब उसके पास कोई महिला भी नहीं है, अगर वह फिर से ये दवा लेता है तो उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा।
बहुत संभव है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग सीधे जल जाएं। अचानक उसके चेहरे पर रोने से भी बदतर भाव आ गए। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैज़ान उठने की कोशिश करने लगा। उसने फैसला किया कि वह किसी महिला को ढूंढेगा, उसे अपना गुस्सा निकालना ही होगा, अन्यथा वह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि अगले ही पल उसका इंतजार कर रही थी एक टांग की परछाई। राघव ने एक ही लात में प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसके पैरों पर 2 बार लात मारी। अचानक फैज़ान चीख उठा। अपनी जान पकड़कर इधर उधर लुढ़कते हुए उसने कहा, चलना चाहते हो? मेरे साथ रहो और अपना ख्याल रखना, बाकी जगहों के बारे में सोचना भी मत। राघव ने व्यंग्य करते हुए कहा। दवा का असर महसूस हो रहा था। सामने वाले ने नेहा पर निशाना साधने की हिम्मत की। ये तो सचमुच मौत को दावत देना था। ये तो सबसे अच्छा नतीजा है। बेशक इस दवा के बाद सामने वाले का कोई खास अंग भविष्य में शायद काम ना आए। इससे राघव को थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब सामने वाला नेहा को निशाना नहीं बना पाएगा। बॉस, आप कैसे हैं? सब ठीक है? उनके बगल में 2 छोटे भाई खड़े थे और यह सब देखकर वे तुरंत आगे बढ़े और पूछा। उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि उनके बॉस ऐसी हालत में कैसे हो सकते हैं। आपको पता ही होगा कि उनमें से कई ताइक्वांडो के बहुत कुशल खिलाड़ी हैं और उनके बॉस ताइक्वांडो के अध्यक्ष हैं। स्कूल में वे हमेशा दबदबा बनाए रखते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें कोई हरा नहीं पाया है। लेकिन अब वे हार गए हैं और बुरी तरह हार गए हैं। सामने वाले ने उन्हें आसानी से हरा दिया, जिससे वे हैरान रह गए। दोनों छोटे भाइयों को आते देख फैज़ान की आंखें हरी चमक उठीं और उसका शरीर गर्म हो गया। सोचने की जरूरत नहीं थी, ये तो उसके द्वारा निली गई गोली का असर था। अपने बॉस की भेड़िया जैसी आंखों को देखकर दोनों छोटे भाई चौंक गए। फिर उन्होंने सुरक्षित दूरी बना ली। क्या उन्हें पता है कि इस तरह की गोलियां खाने पर क्या होगा? मुझे डर है कि उनके बड़े बुजुर्ग मर्द औरत में फर्क नहीं करेंगे। अगर उनकी इज्जत चली गई तो उनके पास रोने की भी जगह नहीं होगी। इसलिए सुरक्षा के लिए दोनों ने पहले ही दूरी बना ली। धिक्कार है, तुम दोनों इतनी दूर क्यों भाग रहे हो? क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? फैज़ान की आंखें चमक उठीं और उसने गुस्से से दांत पीसे। अध्याय 83 गलतफहमी। धिक्कार है, तुम दोनों इतनी दूर क्यों भाग रहे हो? क्या मैं तुम्हें खा सकता हूँ? फैज़ान की आंखें चमक उठीं और उसने गुस्से से दांत पीसे। जल्दी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोनों छोटे भाइयों ने फिर से घबराकर सिर हिलाया और जोर से कहा, मालिक, अगर आपको कुछ कहना है तो हमारे कान अच्छे हैं, इसलिए हम यहीं सुन लेंगे। बीते समय की बात छोड़ो। मजाक कर रहा था, अगर वे चले गए तो खतरनाक होगा। भले ही दूसरा पक्ष मालिक हो, वे सिर नहीं झुका सकते। दोनों को न आते देख फैज़ान ने दांत पीसे। फिर उसने राघव को घूरा और उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई। तुम दोनों मेरी बात सुनो और उस लड़के को पकड़ो, उसे पछतावा हो। ठीक है मालिक, चिंता मत करो। ये सुनकर दोनों छोटे भाइयों ने भी राहत की सांस ली। अगले ही पल दोनों ने अपना सिर घुमाया और राघव को फिर से कहा। इस बार वे गुनगुनाते हुए बोले, लड़के, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जो समझदार हैं वे जल्दी से अपने बॉस के पास घुटने टेककर फैसले का इंतजार करें, वरना सावधान रहो क्योंकि तलवारों की आंखें नहीं होती। सही कहा, अगर हमने अपने दोनों भाइयों के शुरू करने का इंतजार किया तो मुझे डर है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये दृश्य देखकर राघव ने अपनी आंखें घुमाईं। वह एक कदम आगे बढ़ा, जैसे हवा का झोंका, और तुरंत दोनों छोटे भाइयों के पास पहुंच गया। उसने अपने हाथ घुमाए, दोनों के हाथों में मौजूद हथियारों को हवा में उछाल दिया और फिर उन्हें एक दूसरे पर पटक दिया। आ 2 चीखों के साथ दोनों छोटे भाई सीधे जमीन पर गिर पड़े और लुढ़कते रहे। दर्द से वे लगभग बेहोश हो गए। सदमे में, सचमुच सदमे में। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली होगा और उन्हें पल भर में बेहोश कर देगा, और दोनों के हाथों में मौजूद हथियार बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। ओह, ये तो बिल्कुल बेकार हैं। राघव जाने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें तन गईं और उसने बाईं ओर सामने देखा। वहां कुछ बड़े पेड़ और कुछ चट्टानें थीं। अब वहां कुछ हलचल हुई, कोई न कोई जरूर होगा। क्या कोई साथी है? राघव ने भौहें चढ़ाते हुए चीते की तरह तेजी से कदम बढ़ाए और जल्दी से वहां से निकल गया। सच कहूं तो मनिका सचमुच डर गई थी। पहले तो वह सिर्फ राघव की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, इसलिए चुपचाप यहाँ छिपी हुई थी। लेकिन अचानक उसके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। एक हाथ उसके गले पर था। वह भयभीत हो गई, जैसे कि बल प्रयोग करने पर दूसरा पक्ष उसे मार सकता था। वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। ये तो तुम निकले। लेकिन जल्द ही मनिका ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। जी हाँ, यह आवाज़ राघव की थी। राघव ने फैज़ान और अन्य लोगों से निपटने के बाद जाने ही वाला था कि तभी उसने दूर से कुछ हलचल देखी और दौड़कर वहां पहुंचा। पहले तो उसे लगा कि उन लोगों का कोई साथी होगा, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह मनिका होगा। तुम कौन हो? मनिका की आवाज़ सुनकर राघव ने झट से कहा, डरो मत, मैं हूं। इतना कहकर उसने दूसरे व्यक्ति को छोड़ दिया।
तुम्हें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मनिका ने कहा। क्या? राघव अचंभित रह गया, आखिर मामला क्या है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हो? राघव को विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। क्या इसमें कोई जाल है? राघव मन ही मन सोचता रहा। हालांकि राघव मनिका की हालत नहीं जानता था, लेकिन तभी कुछ और हुआ। लिन हुआन की त्वरित कार्रवाई से चट्टानी ढांचा अस्थिर हो गया और उससे एक चट्टान गिर गई, जो ठीक उसी जगह पर गिरी जहां मनिका खड़ा था। श्री वशिष्ठ, सावधान रहें, रास्ते से हट जाए। अध्याय 84 संदेह। ये सोचकर राघव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया। छोड़ो, अभी सबसे ज़रूरी है टीचर मनिका के साथ कपड़े खरीदना। जल्द ही राघव और मनिका पार्किंग में पहुंच गए। मनिका राघव की कार ढूंढने लगी। सामने कुछ लग्जरी स्पोर्ट्स कारें खड़ी थीं, जिन्हें उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और पीछे की ओर चल पड़ीं। तभी राघव ने आवाज़ लगाई, श्री वशिष्ठ, आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ नहीं, यहाँ। राघव की बात सुनकर मनिका रुक गईं और हैरान रह गईं। आगे लग्जरी और स्पोर्ट्स कार खड़ी है, तो वहाँ कैसे खड़ी हो सकती है? यहाँ का मैनेजमेंट आपको रुकने नहीं देगा। लेकिन अगले ही पल वह दंग रह गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि राघव एक लाल स्पोर्ट्स कार के सामने खड़े थे। उनका पतला शरीर कार के सहारे टिका हुआ था और वे मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। सूरज की रोशनी राघव के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके चेहरे का रंग कुछ रहस्यमय सा लग रहा था। क्या यह आपकी कार है? मनिका दंग रह गई। वह आगे बढ़ी और देखा कि लाल रंग की स्पोर्ट्स कार असल में पोर्श थी। साधारण कपड़े पहनने वाले और जिनके पास कुल मिलाकर 100 रुपये भी नहीं हैं, वे पोर्श चला सकते हैं। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में यह आपकी कार है? मनिका ने फिर पूछा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पता है कि आपको जल्दी है, लेकिन आप सिर्फ जल्दी में होने के लिए दूसरों की कारें नहीं चुरा सकते। क्या आपको पता है कि यह कानून के खिलाफ है? उसे लगा कि राघव ने शायद उसकी वजह से ही पहली कार चुराई होगी। राघव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह कार चोरी की नहीं है। इतना कहकर उसने हाथ में चाबी हिलाई। लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मनिका को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। अगर वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाती, तो उसे कार में बैठने की इजाज़त आसानी से नहीं मिलती। यह मेरी गाड़ी नहीं है, ये नेहा के दफ्तर की गाड़ी है। मैं पहले खोल देता हूँ, कोई बात नहीं। ओह, ये सुनकर मनिका ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। वह नेहा के परिवार के बारे में कुछ जानती थी। अगर यह गाड़ी नेहा की है, तो शायद यह संभव है। इसलिए मनिका ने सिर हिलाया और आखिरकार मान गई। अगले ही पल उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठने के बाद मनिका ने उत्सुकता से पूछा, सिंघानिया साहब, आप क्या काम करते हैं? सच कहूँ तो वह उत्सुक थी। मैं एक सुरक्षा गार्ड हूँ, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी मुस्कान नहीं छिपाई। ये सुनकर मनिका को शक हुआ और फिर उसने नाराज़गी से कहा, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो भूल जाओ। मुझे धोखा देने के लिए सुरक्षा गार्ड की बातों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? राघव ने आंखें चौड़ी करते हुए जल्दी से कहा, श्री वशिष्ठ, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, मैं सचमुच एक सुरक्षा गार्ड हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो वापस जाकर नेहा से पूछकर पता चल जाएगा। मनिका ने ऐसी बातों पर हल्की सी नाक सिकुड़ी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। ये कैसा मजाक है? एक सुरक्षा गार्ड नेहा का दोस्त कैसे हो सकता है? आपको पता ही होगा नेहा किस तरह की पहचान रखती है। इसके अलावा जिस तरह से दूसरा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी से उसकी जान पहचान को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सुरक्षा गार्ड गाड़ी चला सकता है। मनिका को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि राघव सच में एक सुरक्षा गार्ड है। वह तो सिर्फ एक खास सुरक्षा गार्ड है। तुम कितने उबाऊ हो, मुझे अपनी पहचान तक नहीं बताओगे? क्या तुम मुझे दोस्त नहीं समझते? मनिका थोड़ी नाराज हुई। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन तुम किसी और को मत बताना। ये दोनों गाड़ियाँ मेरी पत्नी की हैं। तुम्हारी अभी भी एक पत्नी है। ये सुनकर मनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, मेरी एक ही नहीं बल्कि 3 पत्नियां हैं। राघव गर्व से भरा हुआ था और जैसे जैसे वह बोलता गया उसका उत्साह बढ़ता गया। मेरी तीनों पत्नियां सुंदर और आकर्षक हैं। उन्हें 3 सबसे खूबसूरत कहा जा सकता है। बस इतना है कि तीनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग है। ये कार मेरी सबसे बड़ी पत्नी की है। बड़ी पत्नियां? मनिका को लगा जैसे उसका सिर चकरा गया हो। क्या बात है, किसी की 3 पत्नियां कैसे हो सकती हैं? अगले ही पल उसने अनजाने में पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी पत्नी कौन है? तुमने सुना ही होगा कि वह नेहा की बहन चाहत है। क्या चाहत? मनिका पागल हो रही थी, लेकिन मनिका जानती थी कि वह शिखर कंपनी की अध्यक्ष है। दूसरे पक्ष की शादी कब हुई, उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तुम्हें पता ही होगा कि चाहत जैसी शख्सियत, शादी की तो बात ही छोड़ो, हर किसी को पता होती है, चाहे उसे जुकाम ही क्यों ना हो।
लेकिन अब तक मैंने चाहत की शादी के बारे में कभी नहीं सुना। अगर चाहत की शादी हो भी जाती तो उसके सामने वाले व्यक्ति के साथ रहना नामुमकिन था। चाहत किस तरह की शख्सियत है? वो एक लिस्टेड कंपनी की सीईओ हैं और फूलों जैसी खूबसूरत हैं। उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना कहा जा सकता है। ऐसी शख्सियत को तो यकीनन अनगिनत लोग पसंद करेंगे। चाहे जैसे भी चुनाव किया जाए, किसी सुरक्षा गार्ड को पति चुनना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। इसलिए मनिका को सहज रूप से इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक संभावना के बारे में भी सोचा, इसलिए उसने पूछा, मैंने कहा था आप शिखर कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम नहीं करेंगे, है ना? जी हाँ, आपको कैसे पता चला? मैं तो वहाँ सुरक्षा गार्ड हूँ। ये सुनकर मनिका समझ गई, सामने खड़ा आदमी जरूर वहमी है। सामने वाला तो शिखर कंपनी का एक मामूली सुरक्षा गार्ड है, लेकिन दिन भर इस भ्रम में जी रहा है कि वह शिखर कंपनी की सीईओ से पति पत्नी बन सकता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जरूरी है। ये जानकर मनिका ने राघव को सहानुभूति से देखा। उसे यह जानने की उत्सुकता भी हुई कि सामने वाले को इस तरह का वहम कैसे हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए मनिका ने फिर पूछा, आपकी दूसरी पत्नी कौन है? दूसरी पत्नी, ये भी बहुत मशहूर है, आपने सुना ही होगा। उसका नाम राशि है, कहते हैं वह सेन परिवार की बेटी है। सेन परिवार की बेटी, राशि सेन। मनिका वशिष्ठ के होंठ सिकुड़ गए। सेन परिवार शिखर कंपनी से कमतर नहीं है और राशि का रुतबा चाहत से कम नहीं है। इसलिए राशि के रुतबे को देखते हुए वह निश्चित रूप से सेन परिवार का अनमोल रत्न है। भला एक सुरक्षा गार्ड से शादी कैसे हो सकती है? ये पक्का भ्रम था और बहुत गंभीर था। जाह्नवी को अपने मन के विचार और भी पक्के हो गए। तो फिर आपकी छोटी पत्नी कौन है? जाह्नवी ने फिर पूछा। पत्नी, उसके बारे में बात न करें। मुझे लगता है आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वह भी बहुत शक्तिशाली है। राघव के मुंह से निकली छोटी पत्नी का मतलब स्वाभाविक रूप से जाह्नवी है। जी हाँ, जाह्नवी का नाम आम लोगों ने कभी नहीं सुना, लेकिन अगर उसे भूमिगत अंधेरी दुनिया में रखा जाए तो वह एक बेहद भयानक हस्ती है। चंद्रदेव का दूसरा नाम है। जाह्नवी के भयानक चरित्र से कोई अनजान नहीं है। ये सुनकर मनिका थोड़ी हैरान हुई। इस आदमी ने दोबारा शेखी भी नहीं मारी। लगता है कि गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद ठीक होना नामुमकिन नहीं है। अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है। अध्याय 85 मॉल जाओ। शुरू में मनिका को लगा था कि राघव इस तीसरी रखेल को भी पत्नी का नाम देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार तो सामने वाले ने ताला भी नहीं लगाया। लगता है सामने वाले का शक अभी भी बरकरार है। अगर राघव को पता चल जाए कि मनिका क्या सोच रही है तो वो खून की उल्टी करके रोने लगेगा। हे भगवान, ये सच है। कोई इस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा? इस साल भी सच नहीं बता सकते। थोड़ी देर में गाड़ी मॉल के दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी पार्क करने के बाद राघव और मनिका अंदर चले गए। मनिका के कपड़े फटे हुए थे, इसलिए उसे न सिर्फ कोट बल्कि अंदर पहनने के लिए एक लाइनिंग भी खरीदनी पड़ी। कोट खरीदने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए मनिका को खुद चुनने के लिए कहा गया। राघव ने खुद जाकर देखने का फैसला किया। ये सोचते हुए राघव सीधे अंदर के हिस्से की ओर चल पड़ा। नैनी इलाके में आकर तरह तरह के छोटे बड़े नैनी स्टोर देखकर राघव का खून खौल उठा। पहले तो मैं बस आते जाते ही इन्हें देख लेता था, लेकिन आज क्या बात है, मैं सीधे अंदर आया और इन्हें पूरा देखा। सचमुच स्वर्ग है। राघव दंग रह गया। जब वेटर ने किसी को जाते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से अभिवादन किया, लेकिन राघव को देखते ही वह पूरी तरह से हैरान और थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई आदमी अंडरवियर खरीदने आया है। और दूसरे आदमी के चेहरे पर घिनौना भाव था। क्या कोई विकृत मानसिकता वाला है? वेटर घबरा गई। राघव ने आते ही अपनी मुस्कान गायब कर दी और एकदम सामान्य दिखने लगा। राघव को जाते न देखकर वेटर अचानक घबरा गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह सज्जन, ये तो महिला का लड़का है, पुरुष कहाँ हैं? मुझे पता है, मैं लेडी नेने के लिए सामान खरीदने आया हूँ। राघव ने कंधे उचका दिए, मानो यह कोई आम बात हो। यहाँ की स्थिति ने स्वाभाविक रूप से आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अंदरूनी इलाके की ज्यादातर औरतें यहाँ सामान खरीदने आई थीं, इसलिए जब उन्होंने किसी आदमी को आते देखा तो सब उसकी तरफ देखने लगीं। कुछ सुंदरियां तो अच्छे कपड़े पहने हुए थीं, जिनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि पहले भी कई अमीर लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंडरवियर खरीदने आए थे। अगर सामने वाला भी अमीर हो तो वे एक दूसरे को गले लगाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें निराशा हाथ लगी। उनकी आंखों में घृणा का भाव भी था, क्योंकि उन्होंने देखा कि राघव ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे। कहा जा सकता है कि बहुत ही सस्ते। ऐसा आदमी अमीरों की दूसरी पीढ़ी का कैसे हो सकता है? छी! अचानक किसी ने ताना मारते हुए कहा। मैंने कहा, क्या तुम विकृत हो? जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, पहली नज़र में तो रेशम लटकता हुआ लगता है और कोई प्रेमिका भी नहीं है।
मैं यहाँ बस एक आकर्षक लत लगाना चाहता हूँ। मैं जाऊँ। राघव गुस्से में था, वह सचमुच लोगों को नीचा समझता था। उसने फ़ोन क्यों काट दिया? उसकी कोई प्रेमिका क्यों नहीं है? उसकी 3 पत्नियां हैं, ठीक है। अगले ही पल राघव बोला, वेटर, मैं अपनी प्रेमिका के लिए नया कपड़े खरीदूंगा। ठीक है, ठीक है। वेटर के पसीने छूट गए। चूंकि दूसरे ने अपनी प्रेमिका के लिए खरीदा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिर किसी ने ये नियम तो नहीं बनाया है कि पुरुष अपनी प्रेमिकाओं के लिए अंदर आकर नई नहीं खरीद सकते। सचमुच असली प्रेमिका होने का नाटक कर रहे हो? एक महिला ने ताना मारा। जाहिर है उसे विश्वास नहीं था कि राघव की कोई प्रेमिका है। अगले ही पल राघव ने अपना सिर घुमाया, उस व्यंग्य करती महिला को घूरा और फिर हल्के से सिर हिलाया। तुम सचमुच दयनीय हो। मैं इतनी दयनीय क्यों हूँ? महिला एक पल के लिए रुक गई, फिर दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारे रूप को देखकर लगता है कि तुम सामान्य हो, मेकअप के साथ भी ऐसा ही दिखता है। लेकिन तुम्हारा शरीर देखना वाकई मुश्किल है। मैंने हवाई अड्डे के बारे में बहुत पहले से सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। आज तुम्हारा शरीर देखकर मुझे आखिरकार पता चला कि हवाई अड्डा क्या होता है। मैं देख रही हूँ कि तुम इस हालत में हो। तुम यहाँ से कुछ भी खरीदने नहीं आती, क्योंकि खरीदने का कोई फायदा नहीं। महिला गुस्से से भड़क उठी। उसने राघव को घूरते हुए गुस्से से दांत पीसे। बुढ़िया कैसी है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? खैर, ऐसा तो है नहीं कि तुम जैसे बेचारे आदमी की कोई गर्लफ्रेंड ही ना हो, इसलिए उसे गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ता है। दूसरे पक्ष के सांपों को देखकर राघव ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने वेटर की ओर मुड़कर कहा, सुंदरी, मेरे लिए एक डी कप और कप ढूंढ दो। धड़ाम। ये सुनकर एयरपोर्ट वाली महिला को सीधे खून की उल्टी आ गई। उत्तेजक, ये तो वाकई उत्तेजक है। उसे जरूर बताया गया होगा। ठीक है महोदय, एक पल रुकिए। वेटर जल्दी से उसे लाने चला गया। दूसरी ओर एयरपोर्ट वाली महिला ने ताना मारा, तुम सच में डी कप और कप के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम इसे घर ले जाकर गुड़िया बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे? बेचारा लटकता रेशम। राघव के जवाब देने से पहले ही दूर से एक आवाज़ आई, कौन सी गुड़िया? यह आवाज़ सुनकर सभी लड़कियां और औरतें मुड़कर देखने लगीं। अगले ही पल वे सब दंग रह गईं, यहाँ तक कि ईर्ष्या भी करने लगीं। क्योंकि एक बेहद खूबसूरत महिला आई, जिसका चेहरा तो नाजुक था ही, साथ ही उसका फिगर भी कमाल का था, जिसे देखकर सब ईर्ष्या करने लगे। ये खूबसूरत महिला मनिका थी। जैकेट खरीदने के बाद मनिका ने उसे पहन लिया और अब उसे दोबारा खरीदना लगभग नामुमकिन था। राघव ने मनिका को देखते ही खुशी से हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है। इसी बीच वेटर गुलाबी रंग के डी कप और इन कप का एक सेट भी ले आया। राघव ने उसे उठाया, मुस्कुराया और मनिका से कहा, इसे पहनकर देखो, फिट बैठता है या नहीं। ये देखकर मनिका का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव खुद पहल करके उसके लिए ये खरीदेगा। कितनी शर्मिंदगी की बात है, फिर भी उसने सिर हिलाया, कपड़े लिए और फिटिंग रूम की तरफ चल पड़ी। ये सब देखकर और मनिका के जाते ही आसपास की सभी महिलाएं दंग रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राघव की कोई गर्लफ्रेंड भी है, और वो भी इतनी खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली। असंभव, धिक्कार है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? पूर्व एयरपोर्ट कर्मचारी गुस्से से दांत पीस रही थी, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था। वह राघव को हमेशा नीचा समझती थी, सोचती थी कि वह तो बस एक बेचारा आदमी है और यहाँ आया है एक अयाश। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सच में गर्लफ्रेंड है, और उसकी गर्लफ्रेंड का फिगर इतना परफेक्ट है। देखो खुद एयरपोर्ट पर सच में ईर्ष्या हो रही है। राघव ने दूसरे व्यक्ति की बेचैनी भरी नज़र देखी और उसके होंठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह काउंटर से टिक गया, अपनी बाहों को अपने चारों ओर लपेट लिया और मुस्कुराते हुए इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में मनिका बाहर आ गई। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह और भी प्यारी लग रही थी। कैसी है? राघव ने पूछा। बहुत अच्छी है, मनिका वशिष्ठ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वेटर, मुझे ये चाहिए। राघव ने बैंक कार्ड उसे दे दिया।